नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में केंद्रीय ट्रेड यूनियन की ओर से बुलाए गए बंद का असर देखने को मिल रहा है। डीएमके और लेफ्ट के सांसदों ने संसद में भारत बंद के समर्थन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। वहीं सीपीआई सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने भारत बंद पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की है। हरियाणा के पंचकुला में आईएसबीटी के बाहर हरियाणा रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जिससे परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई। तमिलनाडु में भी भारत बंद के कारण परिवहन सेवाओं पर असर पड़ा। तमिलनाडु में सिर्फ 33% सरकारी बसें ही चल रही हैं। आंध्र प्रदेश में विभिन्न ट्रेड यूनियनों और वामपंथी संगठन के सदस्यों ने विजयवाड़ा में पीएसयू बैंकों के निजीकरण सहित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं तिरुवनंतपुरम में लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच भारतीय मजदूर संघ ने बंद को समर्थन न देने की बात कही। उसने इस बंद पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद की घोषणा की। भारत बंद को भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने अपना समर्थन दिया है। सरकार के निजीकरण की नीतियों के विरोध में बैंकों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। ट्रेड यूनियन ने भारत बंद में स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों से भी शामिल होने की अपील की है। देश भर में हर 11 ट्रेड यूनियन ने आज देशव्यापी हड़ताल किया है। केंद्रीय सरकार की जनविरोधी नीति, आर्थिक नीति स्पष्ट नई रूप से दिखा दिया है। इसलिए आज से 3 महीने पहले आज 11 देश की CITU, AITUC, INTUC ऐसी श्रमिक संगठन ने इसके साथ भी दिया है। बैंक, बीमा, LIC, रेल, डॉक्टर, आजकल सब संगठन में फेडरेशन में आज वो आह्वान किया है। लेकिन हम पूरे जनसाधारण को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ट्रेड यूनियन के जो साथ देते हैं उन लोग को। अभी भी मटर परिवहन श्रमिक भी हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है। अभी डिब्रूगढ़ में पूरे बंद दिखाई देता है, दुकान पर भी अभी बंद दिखाई दिया है। इसलिए हम CITU की तरफ से डिब्रूगढ़ को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस बंद के साथ हम लोग देने के ट्रेड यूनियंस is total. All sectors, workers from all sectors are participating in the general strike. All central trade unions except the BMS jointly called for the strike, raising "Save the country, save the people" slogan. This is against the labor code and government policies in the farm sector, and against the price rising policy and privatization. All these issues are campaigned widely throughout the country since 2 months. In this period, Government of India or any state governments did not came forward for a discussion with trade unions. चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पीयूष पंत जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवस्थी साहब, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, ट्रेड यूनियन की हड़ताल पर एक दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और ये जानकर हैरानी भी होगी कि काफी नुकसान इन 2 दिनों की हड़ताल के चलते हुआ है। सर, जरूर हुआ होगा और कल भी हम आपके साथ इस टीवी चैनल पर ये डिस्कस कर रहे थे जी कि हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकली पार्टी हमारे विपक्ष में है, उनकी जो लेबर यूनियंस हैं, उनके जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने ये स्ट्राइक करी है, राजनीतिक से प्रेरित है। और जब उनको ये लगा कि हम चुनाव में, लोकतंत्र के चुनाव में जीत नहीं सकते, तब उन्होंने ये नया तरीका निकाला है। पीछे आपके कई चुनाव में देखा आपने कि हम किस तरीके से यहाँ पर जीतते आए हैं। उनको लगा कि हम यदि इस तरीके से नहीं जीत सकते विपक्ष की पार्टियों को, तो हम बड़े बड़े आंदोलन करें। आपने पीछे कोई एक आंदोलन देखा, किसानों के नाम से आंदोलन हुआ और 71 किसानों के संगठनों में 67 किसानों के संगठनों ने किसानों का जो ये बिल था, उन्होंने कहा कि हम उसके पक्ष में। केवल 5 किसानों के संगठन थे
जो इसके पक्ष में नहीं थे। इसमें ज्यादातर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने इस स्ट्राइक को किया है। और साथ में चूंकि कांग्रेस आजकल मानसिक विकलांगता से चल रही है और उसको कोई भी आंदोलन यदि भारत में कहीं भी सरकार के विरोध में है वो उसके साथ में खड़ी हो जाती है। शायद उसको कुछ इससे बहाने से कुछ सहारा मिल जाए तो वो अभी चाहे वो हिजाब का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, चाहे सीए का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो। वहाँ अपना बिहार में अभी आंदोलन था कोई रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर, उसमें भी ये कांग्रेस खड़े हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये राजनीतिक से प्रेरित आंदोलन है। इस समय पर जो देश को अभी जो आवश्यकता ये है, सर 2 दिन के ट्रेड यूनियन की हड़ताल थी, आप इसे किसान आंदोलन से कंपेयर कर रहे हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल, सब किसान आंदोलन, आंदोलन का सब। असर तो सबने देख लिया था कि आपको अपने ही पैर पीछे खींचने पड़ गए। देखिए बात, यदि आप किसी चीज को ब्लैकमेल करेंगे, आपके घर के बाहर कुछ 2-4 गुंडे बैठ जाएं, अच्छा, तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे ना कि यार पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। घर के अंदर ही आप रहोगे। ये बिल्कुल वही बात है कि आपने दिल्ली को घेर लिया और उसका परिणाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कितनी भारी बहुमत से हम जीत के आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको बहाना लगाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया था। आज वो कैसा दिखाई नहीं दे रहे कहीं पे। और यही ट्रेड यूनियंस का है। पूरे भारत में इन ट्रेड यूनियंस ने लाल झंडे लगाकर सब फैक्ट्रियां बंद करा दी हैं। वेस्ट बंगाल की क्या हालत है वो आपको मालूम होना चाहिए। कानपुर और जहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन होते थे, वहां ये लाल झंडे ने उन फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया। पिछले 20 सालों से वहां पर सुनसान पड़ी हुई हैं, मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। इसलिए इस ट्रेड यूनियन के लिए, इन यूनियन के नेताओं के लिए और उनसे जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये यूनियन एक तरीके से पैसा उगाने का तरीका है। इन्होंने कभी लेबर के विषय में नहीं सोचा, इन्होंने कभी उसके उत्थान के विषय में नहीं सोचा। बस खाली बंद कर दो, बंद कर दो और बंद कर दो, चाहे भारत पूरे भाड़ में जाए। इस तरीके की विचारधारा से चलने वाले ये ट्रेड यूनियन की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। चलिए ठीक है, पीयूष पंत जी आपका रुख कर लेते हैं। सर, जो ट्रेड यूनियन ने ये 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई, इस हड़ताल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है? और जिन मांगों को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई है, उन मांगों पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बिल्कुल ये मैं नहीं मानता कि राजनीतिक है। ये जनता, ये जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो परेशानियां हैं और जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार उनके खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी नौकरियां चली जा रही हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिट बंद की जा रही है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा छटनी होती है और लोग जो है कि बेरोजगारी के तरफ ढकेल दिए जाते हैं। तो ये जनता का एक लोकतांत्रिक तरीका है अपनी जो है परेशानियां, अपनी जो दिक्कतें हैं, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए। जब सरकार जो है कि बहरी हो जाती है, जब सरकार सुनती नहीं है और सरकार यही मानने लगती है कि वो जो कर रही है वो सही है, और जब कर्मचारियों से विमुख हो जाती है उनके हित से, तो जो है कि कर्मचारियों को इस तरह के अपने प्रोटेस्ट में, आंदोलन में उतरना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक तरीका है और एक लोकतांत्रिक स्पेस हर नागरिक को उपलब्ध है संविधान के द्वारा। जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि ये गुंडे हैं। गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो लोग इस तरह की जो है कि हिंसा का सहारा लेते हैं और लोगों को जो है कि घेर के मारते हैं। तो ये जो कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको आप गुंडे कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आम जनता, वो एक आम जो लॉजिक ये भी दे कर्मचारी रहे है, हैं पीयूष जी, उनका ये मानना है कि अगर इतनी ही परेशानियां लोगों को हो रही होती तो जो 4 राज्यों में अभी जीत कर आई है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर बीजेपी की जीत नहीं होती। नहीं, देखिए, बीजेपी की जीत कम हुई है, ये भी ध्यान दीजिए। बीजेपी की सीटें घटी हैं और लोगों ने विपक्ष को ज्यादा वोट भी दिया है। और देखिए, सीटें जीतना, चुनाव जीतना एक इशू बेस नहीं रह गया है। बहुत सी चीजें काम करती हैं उसमें, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पोलराइजेशन करती है सबको पता है।
और जनता जिस तरह से उनके झांसे में आ जाती है, ये भी हम देख रहे हैं। अपने मूल मुद्दों को भूल के परेशानी वही होती है, फिर उसको सड़क पे उतरना पड़ता है। लेकिन यही है कि चुनाव जीतना जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी उसमें एक्सपर्ट है और उसके लिए बहुत से काम वो करती है। तो ये है कि चुनाव अगर जीत गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने आपको समर्थन दे दिया। 60% जनता ने अभी भी आपका विरोध किया है। आपको 41% वोट मिले वहां पे उत्तर प्रदेश में, तो 59% अभी भी जो है लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, ये भी ध्यान रखिए आप। और 59% वही लोग हैं जिनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिनको आप मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पर उतरें, अपनी बात आपको कहें। जब आप सुन नहीं रहे हैं, आप बहरे हो गए हैं और आप ऐसे कानून ला रहे हैं जो प्राइवेट कंपनीज को ला रही हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं, जो लगातार छटनी करते हैं और जिनके हालात ये हो रहे हैं कि उनके 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 लिए रोजगार की समस्या है, उनके लिए अपना परिवार पालने की समस्या है, उनके लिए अपना जो है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीने की समस्या है। आप देखिए बैंकों में किस तरह से इंटरेस्ट भी कम हो रहे हैं, लेकिन अगर लोग फिर भी बीजेपी को जिता रहे हैं तो ये अब इसके लिए क्या कहा जाए, लोगों की जेबें कट रही हैं। जितना आपके बैंक के इंटरेस्ट रेट है, जो आदमी रिटायर्ड होता है, जो सीनियर सिटीजन है, लगातार उसकी सुविधाएं कम होती जा रही हैं। उसकी एक होती है कि एक मुश्त जो उसकी बचत होती है वो रखता है बैंक में, अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, उससे वो अपने खर्चे चलाता है। लेकिन जब से 2014 से आप देखिए लगातार जो है वो उस पर कुठाराघात हो रहा है और लगातार बैंक के इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। अभी आप देखिए जैसे कि ईपीएफ में भी इंटरेस्ट जो कम कर दिएगा पूरी तरीके से, तो बाजार के हवाले लोगों की बचत को किया जा रहा है। तो ये सब सुनवाने के लिए अगर सरकार बहरी हो जाए तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। ट्रेड यूनियन की एक सकारात्मक भूमिका होती है। ट्रेड यूनियन कर्मचारियों के हितों को लेके, उनको संगठित करके, उनकी समस्याओं को लेके वो सामने आता है। जी। ये बात सही है कि कई ट्रेड यूनियंस जो है कि उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि अपना इंटरेस्ट ज्यादा देखते हैं, कर्मचारियों को नहीं देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड यूनियन को आप कह दीजिए कि वो बेमतलब है, क्योंकि अगर सरकार अपना आ रही हो इंटरेस्ट अवस्थी जी। देखती है तो निश्चित रूप से जनता का इंटरेस्ट, कर्मचारियों का इंटरेस्ट देखने के लिए ट्रेड यूनियन होती है। ठीक। वो उसके पास ये माध्यम होता है कि वो अपनी शिकायत करें। आप देखिए जितना पब्लिक सेक्टर है उसको बेचा जा रहा है, क्या उससे कर्मचारियों से बातचीत की गई, ये सोचा गया कि उनका भविष्य क्या होगा? क्या जो 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 पूंजीपति आ रहे हैं उनका आप इतिहास देख लीजिए, कितनी नौकरियां वो देते हैं। पैसा लेके, बैंक से लोन लेके, बड़े बड़ी राशियां लेके वो लेके बाद में इस देश से भाग जाते हैं, डिफॉल्टर होके भाग जाते हैं वो। तो आप उस पर अंकुश लगाइए, वो पैसा इन्वेस्ट करें जो लोन लिया है, नौकरियां पैदा करें। उल्टा ये हो रही है नीति कि ऐसी नीतियां आ रही हैं कि नौकरियां जा रही है लोगों की, तो लोग कहां जाएंगे? अब अपनी फिर बात उन्हें कहने के लिए प्रदर्शन का कहां रास्ता जाएंगे? ही अख्तियार निश्चित करना रूप से पड़ता वो है, सड़क पे सड़कों पर आएंगे, उतरकर अपनी धरना बात प्रदर्शन सरकार तक करेंगे, पहुंचाने के हड़ताल लिए वो करेंगे, मजबूर हो बंद जाते हैं। करेंगे। अवस्थी साहब, पीयूष जी भी आपको वामपंथी विचारधारा के लग रहे होंगे इस समय। बिल्कुल, मैं इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है कि पीयूष जी की जो विचारधारा है आज भी और इससे पहले भी, जब हमने एक दो बार डिबेट में आपकी और बाकी चैनल्स पे रहा, तो पीयूष जी की विचारधारा आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी भाजपा, उसके साथ कभी भी सकारात्मक नहीं रही। निगेटिव वर्किंग के हिसाब से, निगेटिव विचारधारा के साथ उनका विचारधारा रहती है। मैंने अभी कहा इनसे, पीयूष जी, ये कानपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता था और भारत का मैनचेस्टर था, आपको मालूम होगा। इंडस्ट्री के अंदर ये लाल झंडे के कारण, इस जो कामरेड्स के कारण, इस ट्रेड यूनियंस के कारण, इस लेबर यूनियन के कारण आज कानपुर विश्व का ही नहीं, भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुअर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। किसकी जिम्मेदारी है? ये ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्होंने सभी फैक्ट्रियों को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया। ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, जिन वामपंथी विचारधारा के साथ जो C2, P2, R2 जितने लगे हुए हैं, ये सब लोग एक दिमक की तरह हैं इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए, ना लेबर के लिए ना फैक्ट्री के लिए, आज जापान में यदि कोई काम होता है, वहां पे लोग स्ट्राइक करते हैं, तो वो खाली एक काला, यहाँ पे वो ब्लैक लगाते हैं और उस दिन प्रोडक्शन ज्यादा निकाल के देते हैं। पर मेरे को बड़ा दुख होता है, हमारी टीवी चैनल के ऊपर भी लोग इस तरीके के आते हैं और ये कहते हैं कि स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। अब मैं आज कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं,
कि सकारात्मक तरीके से यदि वो लेबर से मिनिस्ट्री से बात करते, लोगों से बात करते, मिनिस्टर से बात करते, लोग उनको समझाते, खाली ये कह देना एक आज आज आप सोचिए एयर इंडिया के अंदर 2004 के पहले जब हमारा सरकार थी हमेशा पॉजिटिव रहता था, बहुत सारे पैसा रहता था, बहुत कुछ रहता था। कांग्रेस की सरकारें आई, उन्होंने अननेसेसरी हवाई जहाज खरीदे और ऐसे हवाई जहाज खरीदे जो जरूरत नहीं थे, बाद में उसको आधे रेट में बेचा भी। ओवरऑल पूरा का पूरा एयर इंडिया खत्म हो गया और एक दिन का खर्चा लगभग 20-20, 25-25 करोड़ के लॉस होने लगे। क्या करेगी सरकार? 20 करोड़ का लॉस करेगी या उसको दोबारा रिवैल्यूएट करेगी, रीऑर्गेनाइज करेगी, रीशेड्यूल करेगी? ये सब वो चीजें हैं पल्लवी जी कि देश बड़ी गति में बड़ी तेजी के साथ जा रहा था, उसको रोका है, उसको रिवर्किंग कर रहे हैं, देश को स्पीड ला रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो भारत का जीडीपी 10 को टच नहीं करता। पीयूष पंत जी, कहाँ है जीडीपी? कोई हवा में बात नहीं करी। जीडीपी माइनस पे जा रहा है इस देश का जीडीपी आपको माइनस में दिखता होगा महोदय। जी हाँ, ये पूरे आंकड़े हैं। ये भाजपा पार्टी के आंकड़े नहीं है जो फर्जी आंकड़े लाते हैं। अब आपकी सरकार तो संसद में भी फर्जी आंकड़े देती है। ये असलियत ये है आंकड़ों में भी सुनिए, लगातार जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार का क्रिएशन नहीं हो रहा है, दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि साहब एयर इंडिया की बात करी, अभी देखिए क्या हुआ। जो बाहर से अभी जो है कि जो ये रूस और का वहां पे वॉर चल रहा था, वहां से जितने इंडियन स्टूडेंट फंसे थे उनसे कितना, जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, टाटा को वापस दी गई एयर इंडिया, उसने कितना चार्ज किया वहां पे? ठीक है, आखिर में जरूरी था, सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, लोगों को लाना जरूरी था। आप यहाँ पे फ्लाइट, आप यहाँ बैठ के मजाक मत करो। उनकी दिक्कतों में आप 10 गुना चार्ज करेंगे, आप अपना प्रॉफिट देखेंगे, 10 गुना चार्ज करेंगे। एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है, यही है। आप लोग भाजपा वाले मुनाफा कमाते हैं, राजनीतिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। नहीं तो पीयूष जी बाद में लेकर भी तो आए देते हैं जो मुनाफा कमाए। आप जो बात कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगी टिकट मिल रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार अपने ही खर्चे पर उन छात्रों को वापस भी तो लेकर आई, ग्रीन कॉरिडोर तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ा ना। इसीलिए मैंने कहा एयर इंडिया का सरकारीकरण करना इसीलिए जरूरी था कि सरकार को ऐसे मौकों में अपनी हेल्प करने की जरूरत होती है। और सरकार, आपको दिखता नहीं है क्या? ये सरकार का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है कि वो एयरलाइन नहीं चला पाई। क्यों? कितने एमपीज, एमएलए, मिनिस्टर को मुफ्त में टिकट मिलता है, कितना उसमें उसकी प्रॉपर्टी का जो है कि बेजा उपयोग होता है, क्यों मुफ्त में टिकट मिलता है, कहाँ क्यों लॉस उसका होता है? अगर आप सरकार चलाते एक उपक्रम भी नहीं चला सकते क्या, तो आप सरकार फेल्योर है। जो यूनिट प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई है, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट में चला सकती है, तो सरकार क्यों नहीं चला सकती है? क्योंकि आप जो है, जवाब सुन लीजिए, क्योंकि सरकार अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, सबको फ्रीबीज देती है, बांटती है। टिकट क्यों फ्री में देती है, क्यों सुविधाएं देती है उसको पूरी तरीके से। आप उसको जो उसका चार्जेस है वो दीजिए। बताइए। आप चलाना नहीं आता, आपको चलाना नहीं आता, इसलिए आप जो है प्राइवेट हाथ में देते हैं। शेखर जी, ज्यादा खराब लग रहा है आपको? आप मेरी बात नहीं, मुझे खराब क्यों लगेगा? अभी हम आपने तो जनता की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि प्राइवेट लोग कैसे अच्छा चला सकते हैं, सरकार क्यों नहीं चला सकती? और यदि सरकार लॉस कर रही है तो उसको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आपको तो यूक्रेन से 22,435 लोगों को लाना भी ठीक नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने कभी जिंदगी में इस तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। यूक्रेन क्या बात करते हैं? सिर्फ आपको इतिहास पता नहीं है, आपको इतिहास पता नहीं है। पूरी बात आप गल्फ वॉर के टाइम में देख लीजिए, गल्फ वॉर के टाइम की आपको पता है। मेरे को इस तरीके से डिबेट करना आदत नहीं है पीयूष जी, जब आप बोल रहे हैं नहीं बोल रहा हूँ। आप चिल्ला रहे हो, आप चिल्ला रहे हो। अच्छा चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं सर, अपनी अपनी बारी में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि ये बीच में बोलेंगे तो मैं डिबेट में उठ के चला जाऊंगा सर। ओके, डिबेट करने का कोई तरीका नहीं मालूम है। आप चिल्ला रहे हो, आप रहे हो।
चिल्ला नहीं रहे हैं, आपकी जवाब दे रहे हैं आपने कि आप आपकी बीच में मानसिकता क्या है? टोक रहे हो। आपकी मानसिकता क्या मानसिकता है? आपकी मानसिकता जनता विरोधी मानसिकता है, आपकी कॉर्पोरेट साहब, फ्रेंडली मानसिकता है ये आपकी। कपड़े पहन के एसी रूम बैठना नहीं है। वहां पे और यूक्रेन और रशिया के बीच में 8 घंटे का युद्ध विराम कराकर लोगों को लाया गया है। यहाँ पर आप नहीं, पूरा विश्व मानता है कि मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है, पर आपको तो अच्छा नहीं लगेगा। आप गुणगान क्योंकि करते रहो, देखिए, ये सरकार की आपको- ड्यूटी बनती है, ये सरकार की आप ड्यूटी है। आप बोलिए, आई डोंट डू एनी डिबेट। ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो ठीक है लेके सर, आए एक अपने एक करके नागरिकों बात को कर रिस्क्यू लेते हैं ना, करके लाए। एक एक करके ये बात सरकार कर की लेते हैं ड्यूटी है, सर। उसके लिए वाहवाही लूटने कोई मतलब नहीं है। और ठीक जहां है, तक एक ये है एक कि करके सरकार बात को कर लेते इंटरवीन हैं। करना पीयूष पड़ा, जी, को शांत उनको कराइए। बात वही तो एक मैं बार कह रहा रखने हूँ, दीजिए। सरकार को वो कुछ इंटरवीन बात करना पड़ा। रखेंगे, इनको उसी के शांत बाद तो हम कराइए। सवाल निकाल पाएंगे ना। प्राइवेट एयरलाइंस तो लूट रही थी, सरकार को इंटरवीन करना पड़ा उसके लिए। और सरकार की काम भी है इंटरवीन करना, इसीलिए सरकार होती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित तरीके से जल्दी वापस लाए। और सरकार ने अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जयेश आपको बड़ी गुरनानी बात जी नहीं भी लगी? इस आप समय बीच में हमारे मत साथ जुड़ बोलिएगा। गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। जयेश जी, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पहले एक बार मैं अवस्थी जी का जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद में जयेश जी आपके पास आऊंगे। बताइए शेखर जी। देखिए पल्लवी जी, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के अंदर रहते हुए भी इनकी विचारधारा विदेशी और दूसरे तरीके के लोगों से प्रेरित है। इनको देश के विकास को समझ में नहीं आता। आज भी यूक्रेन से 22,400 लोगों को लाया गया, उनको बचा के लाया गया। वहां इनको कहना चाहिए था कि हमने बचाया है, भारत ने बचाया है, पर उसके बाद कहा नहीं नहीं, ये तो इनका दायित्व था। और जब ला नहीं रहे थे तब यही लोग कह रहे थे, पीयूष पंत जी ऐसे लोग, कि ये भारत क्या कर रहा है, भारत को क्यों करना नहीं चाहिए, भारत क्यों नहीं आगे आ रहा है, भारत को क्यों नहीं बात करना चाहिए। ये सब लोग मानसिक विकलांगता से भरपूर हैं। और किसी आदमी सोया हुआ को जगाया जा सकता है, परंतु जो जगा हुआ हो और आंख बंद करके लेटा हुआ हो, सोने की एक्टिंग कर रहा हो, तो उसको जगाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पीयूष पंत ऐसे लोग कभी भी अच्छा देख ही नहीं सकते, कोई काम अच्छा नहीं देख सकते। इनको खाली देश में जो काम हो रहा है उसका विरोध करना है। इसी कारण ऐसे लोग बिल्कुल अवस्थी जी, आ गए हैं। अवस्थी जी, अभी इससे पहले जब आप बात कर रहे थे तो मुझे 2 सवाल आपसे लेने थे। आप मुझे ये बताएं कि सकारात्मक प्रदर्शन क्या है आपकी नजर में, क्योंकि किसान आंदोलन भी आपकी नजर में सकारात्मक नहीं था। उसके अलावा जब आपको पता है कि ये ट्रेड यूनियन C2 नीटू जो भी ये संगठन बने हुए हैं छोटे छोटे, अगर ये देश विरोधी, विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो आपको किसने रोका है इन पर कार्रवाई करने से? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो दिमाग होता है ना, वो एक साथ में किसी चीज को खराब करता है। वो धीरे पूरा खोखला कर देता है, सामने से दिखता नहीं है। ये वो विचारधारा है जो सामने से दिखाई देगी ठीक ठाक और अंदर से पूरा खोखला होता है। मैं आज भी आपको इस चैनल के ऊपर से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब लोगों ने सभी फैक्ट्रियों को, भारत का आज इंडस्ट्रियलाइजेशन 80 के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था, जो होने नहीं दिया इन्होंने। क्योंकि ये सब लोग चाइना और रशिया के साथ वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। इनको कभी अच्छा नहीं लगा कि वहां चाइना और रशिया कमजोर पड़े और भारत कहीं अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा ना हो जाए। इन्होंने इसलिए यहाँ की सब फैक्ट्रियों के अंदर C2, B2, नीटू जितने लगा दिए, जितने वामपंथी ढंग के तरीके हो सकते थे इन्होंने किया, पर भारत की जनता ने पूरा उखाड़ के फेंक दिया। आज कहीं भी सरकार नहीं है केजरीवाल को छोड़ के। और ये भी समय बता दिया इनको कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सीताराम येचुरी से लेके जितने इनके नेता थे, आज कोई पूछ नहीं रहा है। जहां पर इन्होंने 35-40 साल सरकारें बनाई थी, वहां पर इनको एक भी सीट नहीं मिली, एक भी सीट। पीयूष जी, जिस विचारधारा की बात आप कर रहे हो, यहाँ पर आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आए हो। मेरे को लगता है कि आप वामपंथी विचारधारा के से मोहित होकर वामपंथियों के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हो, यही कहना है मेरे को। धन्यवाद। चलिए, जयेश गुरनानी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अवस्थी जी को लेकर चिंता है, उनका बीपी तो ठीक रहता है, पूरी चिंता है। चलिए ठीक है। जयेश जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन ये है कि देखिए, अगर जनता की हम बात करते हैं तो हम देश विरोधी हो जाते हैं। जनता की बात करते हैं तो हम जो है कि विकास विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि जो विकास का मॉडल आपकी सरकार फॉलो कर रही है, वो मॉडल जो है पूंजीपति के पक्ष का मॉडल है, और उसमें हमेशा जनता जो है वो कुचली जाती है। जनता के हिस्से का जो है उसको नहीं दिया जाता है, पूंजीपति अपनी जेबें भरता है और जनता को वह कम। आप देख लीजिए आज कितनी सैलरी मिल रही है लोगों को। आप देखिए जो सर्विस आप ले आए हैं बहुत से,
जितनी ऑनलाइन कंपनी ले आई हैं, उनके डिलीवरी बॉयज को कितनी सैलरी मिलती है और कितने घंटे वो काम करते हैं? जरा कभी आपने ये सोचा, उस पर ध्यान दिया? आपने सोचा? कौन ध्यान देगा जो यही लोग वो जनता हैं, के बारे में सोचते हैं? यही लोग हैं तो जिन्होंने आप जो मॉडल कंप्यूटराइजेशन का लगा विरोध रहे किया। हो, आप जो यही वो लोग मॉडल हैं लगा रहे जो हो, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया। आज छोटे किराना स्टोर वाले कहाँ चले गए? उनकी बेचारे, उनके सारी दुकानें उनको अपनी बंद करके जाना पड़ रहा है, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी पूंजी के वालों को आप ले आए हैं, आपकी नीतियां ले आई हैं। उससे जरा देखिए जमीन पे क्या हो रहा है, हकीकत देखिए। आप जो है बीजेपी के दफ्तर में बैठ के, एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के, और आप मोदी जी का गुणगान करते हुए सिर्फ आपकी आंखें भी बंद रहती हैं और कान भी बंद रहता है। इसीलिए आपको जवाब देने को कर्मचारियों हम की देंगे आपको। इसीलिए आपको कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनाई देती, उनके साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं। क्योंकि जो आपका कर्मचारी ट्रेड यूनियन है वो ऐसे तो कहता है कि हाँ कर्मचारियों के बहुत समस्याएं हैं, लेकिन वो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये नहीं कहता कि साहब इस पे आप जो है आपकी नीति गलत है, आप इसको ठीक करिए। वो उसके इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। तो ये है, तो आखिर कौन सुनेगा? तो ऐसे में दूसरे ट्रेड यूनियन है, उनको कर्मचारियों की बात कहनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं कहेगा तो फिर इस लोकतंत्र में तो आवाज सरकार तक ले जाने के माध्यम खत्म हो जाएंगे। इसलिए कृपा करके ट्रेड यूनियन को आप इस तरह से वो मत दीजिए। हर इंस्टीट्यूशन में देखिए गड़बड़ियां पैदा होती हैं, और कौन करता है? लोग करते हैं। इंस्टीट्यूशन गड़बड़ नहीं होते हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन गड़बड़ हो रहा है तो किसी व्यक्ति की वजह से, अगर कोई जुडिशरी गड़बड़ होती है तो उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, अगर लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर पा रही है तो क्योंकि लोग बैठे हुए हैं उसमें। तो इंस्टीट्यूशंस अपने आप में गलत नहीं होते, ट्रेड यूनियन अपने आप में गलत नहीं है। हाँ, कुछ लोग उसमें जो है जो अपना धंधा कर चला रहे हैं वो निश्चित रूप से उसकी वजह से गड़बड़ होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन की जरूरत है, कर्मचारियों के एक संगठन की जरूरत है। क्योंकि प्रबंधन नहीं सुनता उसकी उनकी बातों को, तो प्रबंधन तक कौन ले जाएगा उनकी बात को? फैक्ट्री बंद कराने के लिए। क्योंकि ये आप जानते हैं फैक्ट्री क्यों चले? फैक्ट्री क्या कर्मचारियों को शोषण करके ही चलाई जाएगी? क्या कर्मचारियों की भागीदारी से नहीं चलेगी? क्या उनकी दिक्कतों को सुन के नहीं चलेगी? क्या उनकी मजदूरी को थोड़ा सा बढ़ा के, क्या पूंजीपति अपना मुनाफे का एक हिस्सा कम करके 10वां हिस्सा कम करके कर्मचारी को दे के क्या प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता? वो क्या ये कभी इस तरह की सोचता है? ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जापान का उदाहरण देते हैं, वहां देखिए, वहां एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि वो भी और वहां का वर्कर जो है ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा प्रोडक्शन देता है, क्योंकि एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज है वहां पे जो है, जो वहां का जो मालिक है, मैनेजर है, वो भी वर्कर के साथ बैठ के काम करता है। वहाँ पे वामपंथी नहीं है, वहाँ लेफ्टिस्ट नहीं है। ये आपके वामपंथ नहीं है, इसलिए नहीं है, चलिए ठीक है, पीयूष जी मैं लौटूंगी आपके पास। सर जयेश गुरनानी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे एक रिएक्शन उनका भी लेना है, उसके बाद चर्चा ऐसे जारी रखेंगे सर। ठीक है, आ रही हूँ पीयूष जी, आ रही हूँ सर, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। जयेश गुरनानी जी आवाज मिल रही है आपको? जी पल्लवी जी आवाज आ रही है। जयेश गुरनानी जी, लगातार 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है ट्रेड यूनियंस का, आज उस प्रदर्शन का दूसरा दिन है, काफी करोड़ों का नुकसान तो हो चुका है। अब आपको उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर वो इस बार सड़कों पर उतरे हैं वो मांगे सरकार तक पहुंच जाएंगी, और आप भी तो समर्थन दे रहे हैं इस प्रदर्शन को? पल्लवी जी निश्चित तौर से जो मांगे हैं सरकार के कानों में पहुंच जाती है, परंतु होता क्या है, हमने कई आंदोलन देखे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सिंहासन को आरूढ़ किया है, परंतु एक जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है, उन्हें आंदोलन से, प्रदर्शन से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तब अगर आपका सवाल ऐसा होना चाहिए था कि कोई चुनाव अगर समीप आ रहा होगा तो क्या इनकी मांगे सुन ली जाएगी, क्योंकि इन्हें सिर्फ चुनाव की भाषा समझ आती है, इन्हें जनता की भाषा समझ नहीं आती। जब कोई बड़े राज्य का चुनाव आएगा तब यह लोग हो सकता है कि ट्रेड यूनियन की बातें मान ले, परंतु ट्रेड यूनियन की बातें ये इसलिए नहीं मानेंगे कि ट्रेड यूनियन वाले सही अपनी मांग उठा रहे हैं। ट्रेड यूनियन वाले जो है उनके अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है, इसलिए ट्रेड यूनियन की मांगे माननी चाहिए। ये सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार जो है अपने अलग रवैये से चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने देखा 5 राज्यों के जब चुनाव होने वाले थे तब किस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए गए, तब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, तब इन्हें महंगाई की याद बिल्कुल भी नहीं आई। पर जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि निरंतर रूप से किस प्रकार से एलपीजी गैस के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं। किसान बिल का विरोध जो है पूरे के पूरे सारे जितने भी किसान है सब कर रहे थे, पूरे प्रदेश से किसान जो है वह दिल्ली को कूच कर रहे थे, तब इनको समझ नहीं आया। 700 किसान शहीद हो गए, तब इनको समझ नहीं आया
इन्हीं के मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, तब इनको समझ नहीं आया। परंतु जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी को एकाएक याद आ जाता है कि किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए हमें 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। तो इनका चरित्र साफ तौर पर यह बताता है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ इनके व्यक्तिगत और निजी लाभ से मतलब है। अगर इनका व्यक्तिगत और निजी लाभ होगा तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप एक रुख करेंगे सर। दोनों मेहमानों ने अपनी अपनी बात रख दी, अब आपका जवाब चाहिए। देखिए, मैं बड़ी शालीनता से जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस की स्थिति ऐसी आ गई है कि बिल्कुल जमीन के ऊपर समतल हो गई है। एक आध राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहाँ के चुनाव बाकी हैं, वहां पर बची हुई है, वरना पूरे भारत में से हट गई है। अब क्या हो रहा है कि कोई भी आंदोलन होता है तो कांग्रेस ने एक ऑप्शन निकाला कि जो भी आंदोलन है उसके साथ खड़े हो जाओ, सही है या गलत है। कम से कम अपने दम पर आंदोलन तो खड़ा नहीं किया जा सकता है। भाषा का उपयोग ना करें। बताइए, आप बोलिए अवस्थी जी। मैंने क्या बात का बोला, बताइए ना, कौन सी अभद्रता बोली है हमने या कौन सी गाली दी आपको? गाली देने की बात नहीं, डिस्टर्ब ना करें। मत भटकाइए। कांग्रेस की ये स्थिति हो गई, ये हो गया, मुद्दे पे आ रहा हूँ ना साहब। जो होना था हो गया, अभी तो आप ट्रेड यूनियन पर बात करिए। अरे साहब लीजिए, बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दा कोई नहीं भटका रहा। तो कोई भी आंदोलन होगा पल्लवी जी, यदि हिजाब का भी आंदोलन होगा और यदि बिहार में रिक्रूटमेंट का कोई रिजल्ट का भी मामला है तो कांग्रेस अपने को खड़ा कर लेता, हाँ भैया हम भी साथ में हैं तुम्हारे, तुम तो कुछ जो भी करोगे हम ठीक है, क्योंकि अपने बेसिस पे आंदोलन नहीं खड़ा कर सकता। ये उनकी आज की वर्तमान स्थितियां हैं। दूसरा चीज उन्होंने ये कहा कि साहब हमने अभी कांग्रेस के मतलब वहां पे लखीमपुर में रौन दिया हमने, 8 में से 7 सीटें आई हैं। या आपने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था ना किसान आंदोलन करके, कुछ किसानों के नाम पर जो बहुरूपिया लोग बैठे थे यहाँ पर, जिस आंदोलन की बात आप कर रहे हो वो किसान नहीं थे, दलाल थे। आज भी कह रहा हूँ, पर दलालों के साथ भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये किसानों की यूनियन थी। अजीब सी बात लग रही है अवस्थी जी, आप किसानों की यूनियन थी वो, और आप मुझे ये बताएं, प्रधानमंत्री ने किससे माफी मांगी थी? आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो किसानों को दलाल कह रहे हैं, और लोकतंत्र के दलाल यही है। और ये जो बयान दिया अवस्थी जी उन्होंने देश के सामने कि हम किसानों को समझाने में बिल्कुल सफल नहीं हो पाए या हम नहीं उन्हें समझा पाए, मैं माफी मांगता हूँ, जो भी परेशानी झेलनी पड़ी। पूरा सेंटेंस सुनिए, मैं बताता हूँ क्या कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, इनकी सोच जो है जो 11 ट्रेड यूनियन से मैं बता देता हूँ, जनता को वो लोगों ने आंदोलन किया था और उन्होंने देश की जनता से कहा कि भाई हमने एक अच्छा कानून लाए, हम समझा नहीं पाए किसी किसानों के कोई वर्ग को, इसलिए ये कानूनों को हम वापस ले रहे हैं, हमको माफ करिए कि हम समझा नहीं पाए, हम कानून लाए, इसमें कोई गलती नहीं करी। और अभी हमने बताया आपको 73 किसानों के संगठन में 67 ने ये माना कि कानून सही थे, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है ये। तो ये गुगरानी जी और कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय पर भी जो आंदोलन करने वाले लोग थे वो किसानों की, जैसे ये ट्रेड यूनियन बड़ी मजबूर है आपकी सरकार के दलालों के आगे झुक जाती है सर, बहुत मजबूर है आपकी सरकार। बताइए आपके हिसाब से, आप छोटे मोटे किसानों और दलालों के आगे झुक गए, फिर तो बात ही खत्म सर। हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया
भारतीय बहुत जनता अच्छा पार्टी ने एग्जाम्पल आज दिया। अपना आपके असली घर के चेहरा सामने बताया 4 है। गुंडे उन्होंने बैठेंगे, यही आप बताया भी घर है के कि बाहर यह नहीं जो निकलोगे। देश है, इस पर सिर्फ उद्योगपति लगेगा राज यार करेंगे इनकी और जो बात मानो किसान और है, चलो देश वह को तो आगे हमारी बढ़ने दो। नजरों में एक दलाल है। सरकारें किसान यदि बेटे चाहती सब दलाल तो थे, यह 700 भारतीय जनता नहीं, पार्टी के पता प्रवक्ता नहीं आज कितने कह रहे लोगों हैं। की हत्या हो और जाती। आज एक जो ये बार भी प्रवक्ता कह रहा है, पुलिस मेरे को ने ये लाठी जानना चार्ज चाहता हूं, नहीं अगर किया वो इनके दलाल ऊपर, थे तो असली किसान कहाँ है? आप ले आइए बैठने असली दिया। किसानों को सड़क पे, आप ले आइए उनको, आप चिल्लाते हो। उनको बताइए आपकी रिपोर्ट, जयेश, बताइए एक उनको। मिनट। आपको मौका दिया जाएगा तब आप बोलिएगा। आप बीच में बोलोगे तो ना आपको मेरी बात समझ में आएगी, ना मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैं ये अरे कह रहा आपको हूँ कि ये जो आपने तो किसान किसानों आंदोलन को भी दलाल हुआ बोल दिया ना, वो किसान आपने तो नहीं थे, किसानों को किसान दलाल बोल दिया यूनियन ना। थी। अब आप भाग आज क्यों रहे हैं भी उस बात से? जो लेबर की ये ट्रेड यूनियंस का ये है स्ट्राइक, लेबर नहीं है। ये बात जिस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगी और ये उस दिन ये पीयूष पंत जी और जो ये नेता लोग हैं ना ट्रेड यूनियन की, इनके घर चलना बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये इस ट्रेड यूनियन जब तक रहेंगी, ये यूनियन जब तक रहेंगी, जब तक ये दलाल रहेंगे, तब तक ना फैक्ट्री का विकास हो सकता है, ना देश का विकास हो सकता है। केवल इन दलालों के, ट्रेड यूनियनों के नेताओं का होता है। इनकी मांगों को आप कैसे नकार सकते हैं सर? मैं एक बार को मान भी लेती हूँ कि ये ट्रेड यूनियन सारी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चलिए सब वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है, इनकी मांगे थोड़ी ना गलत हैं, उन मांगों को भी आप नकार रहे हैं सिरे से। अवस्थी जी, ये फिर भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। मेरा ये कहना है कि ये ट्रेड यूनियंस का बेसिकली मांग क्या है आप समझिए। अभी इन्होंने पीयूष पंत जी ने कहा कि जो कंप्यूटराइजेशन हो गया उससे हमारे लोग जॉब चले गए, ये विकास के विरोधी हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े मॉल खुल गए, जहां बड़े बड़े जो डेवलपमेंट हुए वो इनको नहीं दिखाई दिए, वो कहने लगे कि छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई। मेरा बार बार ये कहना है कि ये एक मॉडल नहीं है। जहां बड़ी दुकानें खुलेंगी वहां छोटी दुकानें भी रहेंगी, उसका बीच का सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। इसको हम साम्यवाद कहते हैं, पर ये वामपंथी विचारधारा के लोग समझ नहीं सकते हैं। दोनों का मिक्सचर किया गया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। लोगों को जो सरसों का तेल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सरसों का तेल जिसको हम लोग जिंदगी भर से खाते हुए आए थे, आज भारत के अंदर केवल 15,000 मेट्रिक टन का कंजम्पशन, जो 15,000 मेट्रिक टन का उत्पादन है, जबकि रिक्वायरमेंट हमारा 25,000 मेट्रिक टन है। 10,000 मेट्रिक टन वहां से मंगाना पड़ रहा है। क्या महंगा तेल हो रखा है खाने का, एडिबल ऑयल। किसी को समझ में नहीं आएगा कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, क्योंकि इनको आत्मनिर्भर भारत नहीं चाहिए, इनको चाहिए चाइना निर्भर भारत, इनको चाहिए रसा निर्भर भारत। और इसी कारण इनकी जो मानसिकता रही वामपंथी लोगों की कि वो चाइना के साथ जुड़े रहे। और जब चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया तब भी ये चाइना के साथ खड़े थे। इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया कि चाइना भारत के ऊपर अत्याचार ना करो। तो इस विचारधारा के लोगों ने 70 सालों के अंदर भारत को बर्बाद किया है और दीमक लगा के रखा है। इसलिए इनकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। और जो कानून आ रहा है वो वर्करों के लिए ठीक है। एक 300 रुपए में वर्कर को 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का उसको जीवन बीमा मिलता है, उसको आराम कहते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है। 16 करोड़ लोगों ने उसको यूटिलाइज किया है। ये समझ में नहीं आएगा इनको। ई श्रम कार्ड समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से ई श्रम कार्ड बनाया गया है। परंतु ये खाली विरोधी लेके अपनी नेतागिरी कहीं खत्म ना हो जाए, इस विचारधारा से ये स्ट्राइक करते हैं। पीयूष पंत जी, देखिए अवस्थी जी, अब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, ये तो सबको दलाल कहने में लगे हुए हैं और ये किस कैटेगरी के हैं ये पता नहीं मुझे। आप देखिए अन्ना हजारे का आंदोलन था, ये आंदोलनों की जो बात कर रहे हैं, अन्ना हजारे का आंदोलन जो था उसमें फ्रंट में अन्ना हजारे थे, पीछे जो है पूरी भाजपा थी और संघ थी। पूरा ये आंदोलन में दलाली कर रहे थे ये उस समय, और उसका फायदा भी मिला इनको और आज तक मिल रहा है। आज वही जो बी टीम है इनकी जो है, जो आम आदमी पार्टी, उसको पुशअप कर रहे हैं धीरे से। और अन्ना हजारे के आंदोलन में भाजपा, संघ सब शामिल था, सब बैकअप कर रहा था उसी आंदोलन को। जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं ये खुद आंदोलन को बैकअप करते रहे हैं, वही आंदोलन में हिस्सा लेते रहे हैं और बैक स्टेज से पूरा का पूरा। और ये तो सत्ता के भूखे लोग हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दलाली किसी भी, आज कॉर्पोरेट्स की दलाली कर रहे हैं। ये जिस तरह से ये जो बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे कॉर्पोरेट्स के फेवर में पूरी सारी नीतियां बना के उनको जो है कि लूटने का और मौका देते चले जा रहे हैं। और जनता की आवाज जो है कि वो कहीं नहीं खत्म हो रही। जो इंश्योरेंस दे रहे हैं,
इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जरा देखिए क्या हाल हो रहा है, कितनों को इंश्योरेंस मिल पा रहा है, आंकड़े देखिए जरा, जाके लोगों से मिलिए जरा, आंकड़ों में मत खेलिए। जितनी कंपनियां हैं जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसमें जरा किसानों को हाल देखिए, किसी के क्लेम जो है 50% किसानों के क्लेम जो है जो इंश्योरेंस कंपनियां रिजेक्ट कर दे रही हैं, कोई न कोई बहाना करके। सारे लोग दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। अब वो वोट आपके खिलाफ नहीं देते तो ये भगवान जाने क्यों नहीं देते, क्योंकि आप उनको धर्म के मामले में आप उनको मुफ्त का अनाज देते हैं, वो भी उनकी परेशानी में अनाज देके भी उपकार आप करने की बात करते हैं, तो उस पर आप लेते हैं। लेकिन जितनी पॉलिसियां है उनका रिव्यू आप नहीं करते कभी भी। वो जनता को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसको पहुंच रहा है? कॉरपोरेट को फायदा पहुंच रहा है हर तरीके से। कॉरपोरेट की आप आय देखिए कितनी दुगनी, 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी बढ़ती चली जा रही है। आप देख लीजिए टैक्स में उनको आप जो है लगातार कंसेशन दे रहे हैं। वही मिडिल क्लास को जिसके लिए जो है महंगाई के मारे जीवन दूभर हो रहा है, कोई उसमें उसको छूट नहीं मिल रही है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स से छूट मिलती है लगातार उन लोगों को। लोग पैसा लेके जो एनपीए बढ़ता चला जा रहा है, पहले भी बढ़ा था यूपीए के टाइम में, एनडीए के टाइम में भी लगातार बढ़ रहा है। वो तमाम जो है उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी प्रॉपर्टीज को लेने की या वो वापस करे पैसा बैंकों को जमा करे, नहीं हो रहा है। उल्टे बैंकों को जो है पीयूष जी मिला दिया जा रहा है। सर आप इससे जानना चाह रही हूँ कुछ तो अच्छा हो रहा होगा ना देश में, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा, कुछ तो, या बिल्कुल एकदम सब कुछ खराब हो गया? नहीं, कुछ तो हो ही रहा होगा निश्चित, मैं सब तो नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं जो नीति के स्तर पे असली किसको फायदा हो रहा है ये देखने की बात है। क्योंकि आप जनता को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको अनाज दे रहे हैं, उनकी गरीबी के साथ जो है कि आप मजाक कर रहे हैं। आप उनको ये नहीं खड़ा अपने उनके पैरों पे नहीं, भूखा नहीं, वो तो आप कोरोना में भूखा अनाज तो देना होगा, लेकिन आप उनको रोटी कमाने लायक नहीं बना रहे हैं। आप रोटी बांट रहे हैं, उनको रोटी कमाने लायक नहीं बना रहे हैं। आप देखिए कितने रोजगार आपने पैदा किए, कितने रोजगार पैदा कर दिए आपने कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगवा दी। आप देखिए जरा, आप बताइए कितने औद्योगिक उद्यम लग गए। जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हिसाब से लगा रहे हैं उसी हिसाब से काम चल रहा है। सरकार की कोई नीति दिखाई नहीं दे रही है कि रोजगार सृजन कैसे होगा, इस पे कोई विचार नहीं हो रहा है। प्लानिंग कमीशन था जो करता था, उसको भी खत्म कर दिया गया। आपने जो है उसको नीति आयोग बना दिया, और नीति आयोग क्या करता है, सिर्फ सरकार का स्तुतिगान करता है और कुछ नहीं करता है। वहां पे कोई होता नहीं किस तरह की पॉलिसीज बनाए जाए, देश को किस तरह आगे ले जाना है उसको सोचा जाए। इकोनॉमिक एडवाइजर लगातार बदल दिए जाते हैं, क्योंकि किसी से लगता है सरकार खुश नहीं रहती है इसलिए बदल देती है। या तो वो अक्षम है या सरकार अक्षम है कि उनको अपॉइंट करती है, तब उसको समझ में नहीं आता मैं किसे अपॉइंट कर रही हूँ। तो ये तमाम देखिए गड़बड़। चुनाव जीतना एक दूसरी बात है, चुनाव जीतने के 10 फैक्टर्स काम करते हैं उसमें, लेकिन उसके आधार पे आप अपने को मानिए कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों में संतोष नहीं होता। लोगों की परेशानियां हैं, लोगों की दिक्कत है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये हकीकत है। लोगों को चिकित्सा नहीं मिल रही है, प्राइवेट हाथ में पूरी चिकित्सा व्यवस्था चली गई है। वो जिस तरह से लूटा गया, आप देखिए पैंडेमिक टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, लोगों का बुरा हाल था। लोगों का इवन जो जिन्होंने इंश्योरेंस किया था उनको तुरंत फायदा नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल कह रहे थे पहले पैसा जमा करो 10 लाख रुपया, तब जाके आप बाद में अपना जो है इंश्योरेंस का अगर मिलेगा आपका तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। उनसे जरा पूछिए, उनकी स्टोरीज देखिए जिन लोगों ने झेला है उस चीज को। तो ऐसा नहीं है, गड़बड़ियां हुई है। कुछ चीजें आपने निश्चित रूप से अच्छी की है, की होंगी निश्चित रूप से, इसीलिए जनता आपके साथ है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं किया है। तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि जनता के कष्ट क्या है, जनता के दुख क्या हैं। और जनता को सिर्फ भागीदारी कहने की बात नहीं होती है, जनता को भागीदार बनाइए, उनकी बात सुनिए, उनके नेताओं से बात करिए, उनकी जो जेन्युइन मांगे हैं उनको सुनिए, उसमें जहां तक हो सकता है हल कीजिए, न कि अपनी चीजों को थोपिए। ये थोपने वाली जो एक नई प्रथा चल गई सरकार की कि हम ही सही हैं, अगर ऐसा होता तो फिर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम होता नहीं है, इलेक्शंस होते ही नहीं। ये जनता को अधिकार मिला है कि वो बताए कि सही है गलत है, ये मौका दे कि हाँ सरकार, ताकि एरोगेंट ना हो जाए, सरकार डिक्टेटर ना हो जाए। इसीलिए ये चुनाव की प्रक्रिया बनाई गई है, प्रथा बनाई गई है, ताकि हर 5 साल में सरकार बदली जा सके। लगातार
उसी चुनाव के जरिए बीजेपी को मजबूती मिल रही है, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना सर। कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप नहीं चलती, दूसरी तरफ आप ये भी कह दे रहे हैं कि पता नहीं चुनाव कैसे जीत जा रहे हैं, तो फिर दोनों चीजें कैसे साथ चल सकती है? कुछ तो बात होगी, और वो हमें भी नहीं सोचना और नहीं, मैं समझना तो होगा। मना जय नहीं कर श्री रहा हूँ, कुछ गुरु बात नहीं, कुछ तो बात होगी निश्चित से। जनता कुछ तो सोच के ठीक कर है, रही होगी, गुरनानी जी, लेकिन ये आवाज भी मिल सही रही है है? कि जनता की दिक्कतें बढ़ रही हैं, जनता की बताइए दिक्कतें जय बढ़ श्री। रही हैं, देखिए, उनकी केंद्र सुनवाई नहीं सरकार हो की रही तो है। जिम्मेदारी है ही रोजगार के अवसर पैदा करना, कुछ राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होती है सर। तो राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है रोजगार पैदा करना, और इसीलिए राज्य सरकार भी निरंतर कार्यरत रहती है। मनरेगा योजना का इम्प्लीमेंटेशन यदि आप देखेंगे वास्तविक रूप से किन राज्यों में हो रहा है, तो आपको डाटा ही बता देगा कि किस प्रकार से राज्य सरकार कार्यरत है। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि अगर यह लोग वादा ही नहीं करते कि हम प्रति वर्ष जो है वह 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आज हम इनसे प्रश्न ही नहीं करते। क्योंकि यह वादा करके सत्ता के सिंहासन पर आए, युवाओं को इन्होंने बेवकूफ बनाया, उस समय बड़े बड़े सपने दिखा दिए, और आज जो है जो सरकारी वैकेंसीज खाली रहती है, पोस्टें खाली रहती है, उन्हीं के लिए यह लोग भर्तियां नहीं निकालते, उन्हीं के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं करते। एग्जाम हो जाती है तो रिजल्ट अटक जाते हैं, रिजल्ट अटक जाते हैं, कोर्ट में केस लग जाता है, कोर्ट में केस लग जाता है, एग्जाम वापस होती है। इस प्रकार के चक्रव्यूह में आज का युवा फंस चुका है। वह एग्जाम देता है, रिजल्ट का इंतजार करता है, एग्जाम कैंसिल हो जाती है क्योंकि सरकार एग्जाम इस प्रकार से कराती है, या तो कोई बड़ा घोटाला सामने आ जाता है। अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में व्यापम 3 जो है वह भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से शिक्षक कर्मियों की जो भर्ती होती है उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने अभी उजागर हुआ है। तो इस प्रकार की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वह इस बात से उजागर होती है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो है वह निरंतर रूप से निजीकरण करे जा रही है, जितनी भी पीएसयू है उनका। अब मैं आप कुछ तथ्य रखना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी जो थे उन्होंने 16 पीएसयू बनाई थी, एक का भी प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया था। इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 17 पीएसयू बनाई थी, एक का भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मनमोहन सिंह जी ने 23 पीएसयू बनाई थी, मात्र और मात्र 3 का डिसइन्वेस्टमेंट किया था, प्राइवेटाइज किया था। अब ये जो महान, उसके बाद 2014 के बाद जो महान नेता इस देश के नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उन्होंने आज तक एक भी पीएसयू नहीं बनाई और अब तक 23 पीएसयू का डिसइन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अब आप बताइए किस प्रकार से देश चलेगा? अब आप बताइए, क्या ये सरकार आपको लगती है आम आदमी की है? अब आप बताइए, क्या इनको बेरोजगार युवाओं की चिंता है? यह तथ्य तो साफ तौर पर बोलते हैं कि यह तो पूरा देश 2 परिवार 3 परिवार जो बड़े उद्योगपति परिवार है उनको बेच करके जाना चाहते हैं। अपनी जेब भरनी है, बड़ा पार्टी का कार्यालय बनाना है ताकि सरकार जो है हर प्रदेश में बना ले, नहीं बन रही हो तो खरीद ले, जनतंत्र खरीद ले, वोटर को खरीद ले। यह तो इनकी नीति है। किस प्रकार से देश चलेगा? कौन सा लोकतंत्र बच रहा है? और यही बात अगर विपक्ष उठाता है तो यह लोग इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाएंगे, कभी हिजाब पर चले जाएंगे, तो कभी बोलेंगे हिंदू खतरे में, तो कभी बोलेंगे पाकिस्तान की बात करी जाए, कभी चाइना पर पहुंच जाएंगे। अरे आज इस देश का नागरिक, आज इस देश का युवा अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। इतने बड़े मुद्दे, इतने गंभीर मुद्दे उठाने में विपक्ष में नाकाम क्यों हो रहा है? आप जनता के मुद्दे जनता तक ही नहीं पहुंचा पा रहे सर। अरे जनता के मुद्दे, ये तो एक भ्रांति फैला रखी है सत्ता पक्ष ने कि विपक्ष नहीं कर रहा है, विपक्ष नहीं उठा रहा है। अरे नहीं उठा रहा है तो आज चर्चा क्यों हो रही है? आज चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष जो है वह मुद्दे उठा रहा है। आज इनका पेट क्यों दुख रहा है? आज चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रेड यूनियन सड़क पर है सर, इसलिए नहीं हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दे उठाए थे। ट्रेड यूनियन की 2 दिन की हड़ताल और उसकी वजह से करोड़ों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी जो है वह ट्रेड यूनियन की जो जायज मांगे उनका समर्थन भी तो कर रही है, हमें वो भी तो देखना चाहिए। मैं आपको बस बता रही हूँ कि आज चर्चा क्यों हो रही है। आपके समर्थन की बात तो मैंने अपने पहले संबोधन में ही कह दी थी कि आप इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन चर्चा का विषय बस इसलिए बन गया क्योंकि ट्रेड यूनियन की जबरदस्त हड़ताल और साउथ में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दिखेगा ना, क्योंकि ट्रेड यूनियन वाले परेशान है, वह सरकार के रवैये से परेशान है, तो वो सड़क पर उतरेंगे। और आज की तारीख में आप देखिए ना, हर एक वर्ग पीड़ित है, हर एक वर्ग शोषित है। आज आप सड़क पर चले जाएंगे और आप किसी से भी पूछेंगे ना
कि आज आपको लग रहा है क्या सरकार सही काम कर रही है, तो आप सुन लीजिएगा वो आपसे क्या, अगर आप उसको 5 काम गिनाने को बोलेंगे ना कि सरकार ने क्या अच्छे काम किए, तो वो 5 नहीं गिना पाएगा, पर 5 कमियां बोलेंगे ना तो उसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, वो 5 कमियां बता देगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं सड़क पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि किस प्रकार से जनता जो है वो वास्तविक रूप से परेशान है। पेट्रोल हर किसी की गाड़ी में भरता है, हर कोई रोटी खाता है, हर किसी को अनाज खरीदना पड़ता है। आज महंगाई की आप हालत देखिए क्या चरम पर पहुंच गई है। आज किसान जो है, आज किसान को तो इन्होंने जहर खाने पर मजबूर कर दिया है। आज देखिए, आज ट्रेड यूनियन ने भी बिगुल बजा दिया है। आज ट्रेड यूनियन ने भी बोल दिया है कि हम सरकार की तानाशाही रवैये का समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, यह तो देश है और देश का हर एक वर्ग जो है वह पीड़ित और शोषित है केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, और धीरे धीरे करके यह बिल्कुल सामने दिखने लगा है। देखिए, कांग्रेस की जो सरकार थी हर साल ट्रेड यूनियन स्ट्राइक करती थी, हर साल करती थी, कोई आज पहली बात नहीं है। ऐसा कोई साल नहीं गया होगा जब कांग्रेस की सरकारों में ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक नहीं करी हो। आपको मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस अपने स्तर पर कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकती भारत में, इसलिए जो भी स्ट्राइक होगी कांग्रेस उसके साथ में खड़ा होगा। अभी भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि हर व्यक्ति जो रोड पे मिलता है वो इसकी बुराई करता है, इसी कारण उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट नहीं मिली, 2 सीटें छोड़ के, और 95% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। भाई कुछ तो होगा ना जो कांग्रेस कैसी बात कहे और उसको लोग समझे। मेरा ये कहना है कि खाली चिल्ला रहे हैं कुछ लोग क्योंकि इनके घर बंद हो गए, इनके नेताओं में इटली में जो कमीशन दिया जाता था वो खत्म हो गया। इनके वो लोग जो इनके पार्टी के अंदर थे, G23 के लोग, वही इनसे संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका घर खुद का भी ठीक नहीं है। अब ये क्या करें? यदि ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक करी तो मैं इनका सपोर्ट करता हूं और हमारे लोग भी इनके साथ लग जाओ, जिससे ये लगे कि विपक्ष मजबूत है। मैं बार बार कहता हूं विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। जब हम विपक्ष में थे तो हम पूरे विपक्ष की भूमिका निभाते थे और छोटे से छोटे विषयों पर पूरे भारत में आंदोलन करते थे, परंतु हम किसी का सहारा नहीं लेते थे। आज जो कांग्रेस कर रही है इससे ज्यादा कुछ घटिया हो ही नहीं सकता। और कोई विषय तो हो क्या, यदि राहुल गांधी जी से पूछ लिया जाए यूनियन का समर्थन करना कोई घटिया काम है क्या? आज बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जो पल्लवी जी ने आपसे प्रश्न पूछा, आप उसको बोलेंगे आप विपक्ष हो। अरे आपकी संगीत का आप परिचय पहले भी दे चुके हैं जब आपने किसानों को दलाल बोला, और आप फिर एक बार आप संगीत मैं बोलता हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जितनी यूनियन है, ट्रेड यूनियन है और किसान यूनियन है, आप पहले अपने नेताओं का चाल चरित्र देख करके आइए। आप ही की नेता स्मृति ईरानी जी विपक्ष में कहती थी कि 50 रुपए बढ़ गए गैस के सिलेंडर पर, और आज जो है हम तो कहेंगे जो विपक्ष में रहेंगे। मैंने कहा ना, आप नरेंद्र मोदी कहेंगे विपक्ष में रहते हुए। गुजरात के लोग बड़े परेशान है, आज कहाँ गए भाई वो लोग? आज कहाँ गए पेट्रोल? तो आपके कहने पर जनता क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि आपने देश को इतना घोटालों में डाल दिया, इतना खराब कर दिया कि इससे खराब हो नहीं सकता था। और जो गत में देश जा रहा था उसको वापस निकाल के लाए। आपने एक बात और कही PSU की कि आपने वादा खिलाफी क्यों करी? आपने वादा में जवाब सुन लो, तो यह बताइए। जवाब सुन रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आपने कहा कि 12 PSU राजीव गांधी लेके आए थे। अरे 12 में से 11 जो बिल्कुल घाटे में चले गए 5 साल बाद। क्या हुआ? सुने मैंने भैया, मैं बता रहा हूँ, आप ही की बात को कह रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, सब घाटे में चले गए। उनको आपके महान नेता परम पूजनीय नरेंद्र मोदी जी कितनी लेकर के आए PSU, जरा बताइए, आज आप जनता को बताइए। लाने की जरूरत नहीं है। आपने जबरदस्ती सब खाने पीने की जुगाड़ बना रखे थे अपने नेताओं के लिए। देश बहुत अच्छा चल रहा है, हर देश के अंदर PSU बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए और आने वाले समय में कि आपने डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करा? ऐसा तो नहीं है क्यों न करें? आपने नहीं किया था? आपने डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया क्या? कांग्रेस ने डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया क्या कभी? शेखर अवस्थी जी, आप कह रहे हैं कि देश बहुत अच्छा चल रहा है, ये हालात तो नहीं है कि सावन के अंधे को बस हरा ही हरा दिखाई देता है? सावन में अंधा हो तो कोई पहले, हमको तो सब केसरिया दिखता है, चाहे सावन में अंधे हो तो चाहे में सर्दी में अंधे हो, पर हरा हरा ये सब लोगों को दिखता है। पहले आत्मनिर्भर भारत और चीन पर निर्भरता की बात कर रहे थे सर, आप भी जान रहे होंगे कि ये पहली बार हुआ है कि चीन के साथ हमारा जो व्यापार है वो $100 बिलियन के पार हो गया।
ये भी आप ही के कार्यकाल में कमाल हुआ है सर, तो चीन पर निर्भरता क्यों लोगों को आपने ये भी सुना इतना होगा जाने की कोशिश करते रहते हैं आपने आप लोग। कलगी जी, आपने ये भी सुना होगा कोरोना के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट कितना हाईएस्ट गया है। आप ये चीन भी का तो सुना मसला होगा बीच ना। में लेकर आए ना सर, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चीन का चीन मतलब ये ये है, सेंटिमेंट्स चीन लोगों को का टच मतलब करने ये की है, कोशिश कर करके हो रहा है क्या सब कुछ, इसलिए बस बिल्कुल हरा मैं हरा वही सबको कहना चाह दिखाई रहा दे रहा हूँ, है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो चीजें भारत में बननी चाहिए, आज हमारा युद्ध का कमान है, भारत में बनना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन रही है और लगातार ऑर्डिनेंस के लिए जो डिफेंस ऑर्डिनेंस बन रहा है उसका कॉरिडोर बन रहा है लगातार। हम छोटे छोटे जितने भी सामान है जो हमने कभी बाहर से हमने हमेशा बाहर से लिए, क्योंकि उसमें कांग्रेस के लोगों को कमीशन मिलता था, सब भारत में बन रहा है। हर हथियार भारत में बनेगा। कारण क्या है कि इन्होंने सोचा कि जितना ज्यादा खरीदारी होगी उतना ज्यादा हमको दलाली मिलेगी। ये सब आपने बोफोर्स केस को लेके ये सब किया। आज आत्मनिर्भर भारत है, आज हर सेक्टर में किस रेट में हाईवे बन रहा है। पहले 4-5-6 किलोमीटर पर डे बनता था, आज 60-70-80 किलोमीटर पर डे बनता है। कोई जवाब है लोगों के पास? जहां पर 1 या 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते थे 2-3 सालों में, आज यहाँ पे 57 और टोटल 150 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। भारत विकास की साथी में चल रहा है। और यही लोग, पीयूष पंत जी ऐसे लोग जो कहते थे कि भारत में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, आज भी कह रहे हैं भारत में बड़ी दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। आज भी ये कह रहे हैं कि विकास में बैंकों के अंदर कंप्यूटर नहीं होने चाहिए। ये चाहते थे मुझे लग कि रहा है भारत का अवस्थी जी आप विकास इन ना हो। सबको बाहर भेज दीजिए, भारत से निकाल कर कहीं और भेज दीजिए। आप बस बिल्कुल, इनको देखिए ये रखिएगा, भारत में की रहते बस हुए आपकी लोग, वाहवाही ये करते रहे सर। चलो ये भारत में रहते हुए लोग भारत के विरोधी हैं और ये बिल्कुल दीमक है जो बाहर से नहीं अंदर से फोकस करते रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी, रोक रही हूँ आपको। तीनों ही मेहमानों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी चर्चा करने के लिए आप। जी नमस्कार। ठीक है जयेश जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का आज दूसरा दिन, 2 दिवसीय ये हड़ताल थी और हड़ताल के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ। देखने वाली बात ये रहेगी कि जो मांगे ट्रेड यूनियन के द्वारा उठाई जा रही है, क्या उन मांगों पर केंद्र सरकार ध्यान देती है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।